यदि जो लोग 12 साल की संलेशन धारण करते हैं उनको भी एक समय ऐसा आता है जब सिर्फ उनको मात्र रस का आहार दिया जाता है और कोई आहार नहीं दिया जाता है। इसी तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए रसाहार कितना लाभदायक है, ये आज अपनी चर्चा का विषय रहेगा। और उसको लेने के लिए हमें क्या क्या प्रोफेशन चाहिए। हेलो। कितना वजन उठाते हैं? चलिए जगह बदलते हैं और वीडियो हैज बीन ओके। आ रहा है आवाज आप सबको? आ रही है। अब तो आ रही इस समय। और एक मिनट। कोई और घर पे कोई और है या तो के पास तो आप, नहीं, अभी तो क्योंकि यहाँ नहीं है ये मेरे पास। प्रॉब्लम। बार बार प्रॉब्लम आ रही है इससे। हाँ, तो एक बार और दूसरी जी डिवाइस आप से। आपका वाईफाई वाईफाई बंद नहीं, करके मोबाइल से चालू करिए नेटवर्क। वाईफाई बंद कर दें? ये भी ट्राई कर कैसे सकते हो, होगा किसी बंद? और फोन से कनेक्ट कर लीजिए तो वो भी एक बार ट्राई कर, क्योंकि हम लोग के किसी फोन में नहीं आ रही। ये हम सिर्फ फलों और सब्जियों के रस का सेवन करने को रस आहार बोलते हैं। यानी मैंने एक शब्द लगाया, सिर्फ। सिर्फ का मतलब ये नहीं कि रोटी भी खा ली, चावल भी खा लिए और फिर जूस भी एक गिलास पी लिया, वो रसाहार नहीं माना जाएगा। रसाहार का सीधा सा अर्थ है कि हम उस दिन पूरे दिन सिर्फ जो है फलों और सब्जियों के रस पर ही रहें और दूसरा कोई भोजन नहीं करें। इससे यदि ऐसा हम करते हैं तो हमें इससे लाभ बहुत है। देखो, आप लोगों के भोजन के संबंध में पहले चर्चा हुई थी तो बताया था कि जो भोजन जल्दी पाचन हो, सुपाच्य हो और जिसमें ऊर्जा हमारे शरीर को पूरी मिले, ऐसा भोजन, प्राकृतिक भोजन, ये हमारे लिए सर्वोत्तम भोजन रहता है, सबसे ज्यादा लाभकारी भोजन रहता है। उससे पहले चर्चा हुई थी कि फल सब्जियां जो है लगभग 2-2.5 घंटे में पाचन हो जाती है और रस का पाचन तो 1.5 घंटे में ही हो जाता है। और इसका महत्व बहुत ज्यादा है, जबरदस्त है। यानी यदि कैसा भी मारक रोग, ऐसे रोग जो कि किसी भी दवाइयों से ठीक नहीं होते हैं, जैसे कि आज के समय में कैंसर है, किडनी फेल्यूअर्स है, दमा की बीमारी है, डायबिटीज है। डायबिटीज को लोग जो है कहते हैं भैया मैनेज तो हो जाएगी लेकिन ये ठीक नहीं होगी, ऐसा कहना लोगों का गलत है। मैंने इस बात को अपने प्रैक्टिकल अनुभव से बिल्कुल साबित करके दिखा दिया है कि ऐसा नहीं होता है। डायबिटीज जड़ से खत्म हो सकती है, बशर्ते आप ईमानदारी से प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाएं तो। दमा की बीमारी है, 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाती है। और नहीं तो ये लोग तो दूसरे अन्य आयुर्वेद में भी दवाइयाँ खाते रहो, खांसी थोड़ी रुकी रहेगी
और सांस लेने में कोई इनरल दे दिया, क्या दे दिया, दुनिया भर के कैप्सूल को पकड़ा दिए, मशीन में डाल दिया। तो ये सारी चीजें न करके यदि हम वास्तव में अपने जीवन में प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं तो इन सारी चीजों से हम बच सकते हैं बिल्कुल। चलिए अब रसाहार की बात करते हैं। तो रसाहार में सबसे बड़ा लाभ रसाहार में ये है कि इसके पाचन के लिए हमें ऊर्जा बहुत ही कम खर्च करनी पड़ती है और ऊर्जा प्राप्त बहुत होती है। इस प्रकार जो ऊर्जा बचती है वह शरीर के रोग ठीक करने में लग जाती है तथा रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि रसाहार एक हान रहित सर्वोत्तम औषधि का कार्य करती है। कल जो लोग अपने कार्यक्रम में थे उनको मैंने बताया था कि हमारा आहार ही औषधि है। ये सिद्ध किया था कल। कैसे किया था? उसी तरह से ये रसहार जो है सर्वोत्तम औषधि है। वहां तो सिर्फ औषधि था लेकिन ये सर्वोत्तम औषधि है। लेकिन वास्तव में है क्या कि जैसे ही हम रसहार प्रारंभ करते हैं तो उसमें कुछ हमारे उभरे हुए रोग सामने आते हैं, क्योंकि वो रोगों को जल्दी ठीक करने का प्रयास करेगा तो जल्दी से ठीक करने, जल्दी से उससे उघाड़ आएंगे। उघाड़, इसको हम अपनी इस भाषा में उघाड़ बोलते हैं। उघाड़ यानी जैसे रसार किया तो लूज मोशन हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि आपके आंतों में कचरा जो जमा हुआ था वो लूज मोशन के द्वारा बाहर निकल रहा है और हम घबरा जाते हैं। और अड़ोसी पड़ोसी आके भी कह देते क्या कर रहे हो तुम ये सब। ये आपको शरीर की विकृति बाहर निकालने की प्रक्रिया है, लेकिन हम घबरा जाते हैं और डॉक्टर भी कह देते बहुत कमजोर हो जाओगे और ये कर लो वो कर लो। और इस तरह से भ्रमित होकर के और जो लाभ हमको मिलना चाहिए उससे हम वंचित रह जाते हैं। दूसरा क्या है कि कभी कभी थोड़ी चर्चा विशेष जो करनी पड़ रही है मुझे ये कि लोग रसार के जो रिजल्ट्स आते हैं उनमें घबरा जाते हैं, चिंता करने लगते हैं। कभी कभी उल्टियां भी शुरू हो जाती हैं। तो उल्टियां यूं होती हैं शुरू के रसाल लेते ही हमारे स्टमक में जो पित्त आदि जो एकत्रित हो चुका है, जो कि पाचन क्रिया में नहीं हुआ है, पाचन नहीं हो पाया है, वो बाहर निकल जाता है। ये उनका ऐसा अ, तरीका है जो कि हमारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का। लेकिन इसको हम बीमारी मान करके 10 ऐसे भी आप लोगों को जो जितने भी लोगों ने क्लास ज्वाइन किए हैं उनको ख्याल में होगा। मैं पुनः ख्याल दिलवा दूं कि रोग दो तरह के होते हैं, तीव्र रोग और जीर्ण रोग। जो तीव्र रोग होते हैं वो हमारे मित्र रोग माने जाते हैं। मित्र यानी वो हमको बताते हैं कि आपके अंदर ये विकृतियां हो गई हैं, इनको ठीक करिए। वो रोग नहीं है बल्कि हमारे टॉक्सिसन को बाहर निकालने के लिए। उनके नाम भी बताए थे, जैसे आपको बुखार आ जाना, जुकाम हो जाना, सर्दी हो जाना, दस्त लगना, उल्टी होना आदि आदि, सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, ये सारी जो है तीव्र रोग हैं। ये हमको बताते हैं कि आपने भोजन में कहीं गड़बड़ की है, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। इनको आप ठीक करने का अभ्यास करें, प्रयास करें, जिससे कि आगे जो है आप ज्यादा बीमार नहीं हो। ये आपका सिग्नल है। जैसे ट्रेन आती ना
तो सिग्नल देख के लोग बता देते बस अब स्टेशन आने वाला है। तो इसी तरह से ये सिग्नल है हमारे शरीर जो हमको इंगित करता है कि आप कोई परेशानियां हैं। तो जैसे ही हम ये करते हैं तो इस तरह की, जैसे ही हम रसाहार को लेते हैं तो इसमें इस तरह की विकृतियां आने की संभावना बहुत अधिक रहती है। और बहुत सारे इसी वजह से प्राकृतिक चिकित्सक अचानक या एकदम जो है, या बिना अभ्यास किए हुए लोगों को कभी भी रसाहार करने का सजेशन नहीं देते हैं, रसाहार प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि उससे आने वाली विकृतियों से लोग घबरा के और फिर जो है वो प्राकृतिक चिकित्सा को बदनाम करते हैं कि उससे कुछ नहीं होगा, बीमारी और बढ़ जाएगी। तो एक सबसे बड़ा फतवा ये लगा रखा है लोगों ने कि प्राकृतिक चिकित्सा करोगे, अरे वो भूख को मार देंगे, जबकि भूख के मारने का कोई सवाल ही नहीं है। वहां तो और अधिक खिलाने का प्रयास करते हैं, पौष्टिक पदार्थ खिलाने का प्रयास करते हैं। आगे हम थोड़ा इसके बारे में और चर्चा कर रहे हैं, यानी रसायन के बारे में। कुछ लोगों की मान्यता है कि बच्चों को फ्रूट जूस नहीं देना चाहिए, इससे मोटापा बढ़ता है। यह नितांत गलत है, क्योंकि अभी कनाडा में हुए अध्ययन के अनुसार जो बच्चे 100% प्योर फ्रूट जूस पीते हैं उनमें मोटापा नहीं बढ़ता है। ध्यान रहे, रस में शक्कर, ग्लूकोज आदि नहीं मिलाना चाहिए। इस अध्ययन को टोरंटो में हुए पीरियाडिक एकेडमी सोसाइटी की वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने यह नतीजा निकाला कि जो बच्चे 100% फ्रूट जूस लेते हैं उनका वजन यानी ओवरवेट नहीं थे वो। बेलपर कॉलेज ऑफ मेडिसिन में चाइल्ड न्यूट्रिशन डॉक्टर थेरिस निकलसन के अनुसार जो बच्चे 100% शुद्ध जूस पीते हैं वे ओवरवेट नहीं थे, तथा उन्होंने पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रा में हासिल किए, जैसे विटामिन सी, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फोलेट, विटामिन बी6, आयरन। सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली के प्रिंसिपल डाइटिशियन श्री शशि माथुर के अनुसार संतरा, मौसमी आदि फलों के रस में फाइटो एंजाइम होता है जो विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है। विटामिन सी से एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, तथा ये एंटीऑक्सीडेंट कैंसर, मोटापा, मधुमेह व हृदय रोगों से बचाव करते हैं। ये सारी रिपोर्ट्स जो है मैंने अपनी मर्जी से यहाँ नहीं लिखी है, आप इस किताब को पढ़ लेना। इसमें जो है ये प्रिंटेड हुई है, वहां से सूत्र भी में इसमें दिए नीचे। ये कहाँ से ये हमने पकड़ी है ये अ, संतरा मौसमी में अगर सभी फलों में सर्वोत्तम माना गया है। ये फाइटोविटामिन सी व पोटेशियम एंड थायमिन का उत्तम स्रोत है। एक अध्ययन के अनुसार जो रोज एक गिलास संतरे का रस लेते हैं उन्हें गुर्दों की पथरी होने की संभावना समाप्त हो जाती है। ये तो इनके रिजल्ट्स हैं। मैं यहाँ बात दूसरी कहना चाहता हूँ कि यदि कोई भी बीमारी हो जाए और उस रोगी को यदि हम रसाहार पर रख दें तो वो उसकी रिकवरी बहुत ही जल्दी होती है, क्योंकि वो शरीर की सफाई ये रसाहार जल्दी करता है। वास्तव में एक सबसे बड़ी मैं हम एक सबसे बड़ी कहानी ये है कि हम समाज में रहते हैं और समाज में सर्दियों में ये रस नहीं लेना चाहिए, सर्दी कर जाएगा, ये रस लेने से नाक बहने लगेगी। वो ही तो मैं कह चाहता हूँ, मान लो किसी के अंदर कफ जमा हुआ है
और उसको निकालने का सबसे सरल तरीका है कि यदि हम उसको रस आहार पे रख दें, यानी जैसे नींबू का रस पानी के साथ दे दें, फलों का रस दिन भर देते रहें, तो वो दो दो दिन के अंदर ही जो कचरा साफ हो जाएगा और हम बहुत जल्दी रिलीफ कर लेंगे उससे, सर्दी जुकाम से। लेकिन यदि हमने उसको रोक दिया तो बरसों लग जाएंगे और हम उसको ठीक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि रोक दिया तो बार बार वही फिर ठीक होगा, फिर रुक जाएगा, फिर ठीक होगा, फिर रुक जाएगा। जैसा कि आपको पहले मैंने एक दृष्टांत दिया था उसका, आप लोगों को ख्याल में होगा। दोबारा यहाँ मैं अवस्था नहीं समझता हूँ। कचड़े का और नगर पालिका का आप ख्याल में होगा मेरे ख्याल सभी को, ठीक है ना? ख्याल में आ गया सभी के में? या आप में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने नहीं सुना है? तो जिनने सुना उनको रिपीट हो जाएगा, और जिनको सुना है उनको जो है दोबारा सुन लेंगे। बताइए आप। नहीं सुना है हमने। नहीं सुना है ताऊ जी। अच्छा, अच्छा। चलिए, उस दृष्टांत से आपको क्लियर हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया क्लियर दृष्टांत है वो हमारा। कि जैसे कि नगर पालिका या नगर निगम में एक सिस्टम होता है हर शहरों में, हम और कचरा घर के बाहर रखते हैं, या तो गाड़ी उठाने आती है या वो कचरे वाले उठा के ले जाते हैं, जो भी व्यवस्था बने उसकी बात नहीं है। और वो कचरा जो है रोजाना का साफ होता रहता है और हम स्वच्छ जीवन जीते रहते हैं। लेकिन अब मान लो थोड़ी देर के लिए आपका ये कचरा जो है नगर पालिका वाले उठाने नहीं आए, और वो आपके गली के बाहर पड़ा हुआ सड़ने लगे, और उसमें छोटे छोटे जीवाणु पैदा हो जाए और बदबू आना शुरू हो जाए। फिर हम नगर पालिका को कंप्लेंट करेंगे, और तो कोई तरीका है नहीं है। भैया ये कचरा जो है आप में बहुत पड़ रहा है, हम लोग बीमार हो रहे हैं, जल्दी से ठीक करा, सही कराइए। अब वो नगर पालिका वाले आए, कोई विशेष एक जहरीली दवाई कोई लेके आए, और वो दवाई उसके ऊपर छिड़क जाए, कचरे को नहीं उठाए, लेकिन वो है दवाई उसके ऊपर छिड़क जाए, तो वो उसमें जीवाणु मर जाएंगे, हिंसा हो जाएगी उनकी, और कुछ समय के लिए आपको बदबू आना बंद हो जाए, और लगेगा हाँ ठीक है, अब स्मेल धीरे धीरे कम हो गई, अब कुछ ठीक है। लेकिन वो कचरा यदि नहीं हटा वहां से और वहीं पड़ा रहा, तो फिर उसमें दोबारा से सड़ान शुरू होगी, और उससे बड़े बड़े जीव जंतु पैदा होंगे। फिर उसके लिए फिर कोई दूसरी उन्होंने कोई दवाई छिड़क जाए, और इस तरह से लगातार यदि आप उसमें 2 4 6 महीने ऐसे रहे, तो निश्चित तौर पे वहां रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और उसको हमको घर को छोड़ के चल देना पड़ेगा। ये दृष्टांत है, यानी हमको उस घर को छोड़ना ही पड़ेगा। ऐसे ही हमारे शरीर में जो कचरा एकत्रित हो गया, किससे कचरा एकत्रित किस किस से होता है? हमारे खान पान से। उसमें जो हमारे केमिकल जा रहे हैं, जो हमारे प्रदूषण जा रहा है अंदर, भले ही हम बहुत बचने के बाजार का कुछ नहीं खाएं, डायरेक्ट केमिकल न भी खाएं, फिर भी हमारे भोजन में कुछ ऐसे तत्व जा रहे हैं जो कि शरीर में रिटेन हो जाते हैं, रुक जाते हैं, या हम अधिक मात्रा में भोजन कर लेते हैं। या जैसे कल बताया था कि प्रोटीन की मात्रा ज्यादा लेते हैं तो उसका यूरिक एसिड बनता है। इसी तरह से जब ज्यादा भोजन एकत्रित होता रहता है, और हम जब उस निकलने की कोशिश करते हैं तो कोई दवाई खा लेते हैं, उससे वो कचरा तो वहीं रुक जाता है, और उसमें और विकृतियां पैदा हो जाती हैं। और जैसे ही यदि हमारा जुकाम होता रहता है, तो बार बार हम उसको किसी टैबलेट से, गोली से, किसी बहुत उत्तेजक दवाइयों से, जैसे आयुर्वेद में भी लौंग आदि का काढ़ा दे देते हैं, लौंग चूस लो, ऐसा कह देते हैं, खांसी ठीक हो जाएगी तुम्हारी। तो उस कुछ समय राहत मिलेगी, लेकिन वो 8 दिन 15 दिन बाद फिर से शुरुआत हो जाएगी,
क्योंकि वो कचरा नहीं निकला है इसलिए। और वो धीरे धीरे आपको वो कचरा जो है दमा की बीमारी में परिवर्तित हो जाएगा, या गठियाबात में परिवर्तित हो जाएगा। ब्लड में चला गया तो गठियाबात में परिवर्तित हो जाएगा वो। इस तरह से हम बीमार होते हैं। और उसको उसी समय यदि हम निकाल दें गसार लेकर के, सिर्फ पानी पे उपवास करके, इस तरह से, तो फिर ये बीमारियां आगे नहीं बढ़ती हैं और स्वस्थ हो जाते हैं लोग। और मैं आपको बता दूं अपने बारे में, अब मुझे मेरे ख्याल से 20 साल के करीब हो गए हैं जब से कभी जुकाम का कोई नाम ही नहीं सुनने में आया, कि कभी याद आई हो कि जुकाम हुआ है हमें। क्योंकि हम नियम से सुबह नींबू पानी लेते हैं और नेती भी करते हैं, जल नेती करते हैं। दोनों क्रिया ऐसी है कि इससे जो है हमारे अंदर कभी भी जो है कफ नाम का कचरा इकट्ठा नहीं हो पाता है, और वो साफ रहता है, तो कभी जुकाम होने का काम ही नहीं है। इसी तरह से यदि नियमित ये कार्य किए जाएं जल आहार के साथ में, बस इतना ध्यान रखें। जब अपन, वैसे तो यह है कि जब कोई बीमार हो तब तो पूरे टाइम देना चाहिए रसाहार उनको, सुबह दोपहर शाम। और नॉर्मल है तो सुबह यदि हम रसाहार ले रहे हैं तो उसके साथ फिर और कुछ न लें, जी नहीं कि मतलब फिर ये भी खा लिया नाश्ता भी, तो उसके ऊपर फिर अपने एक गिलास जूस डाल दिया, वो चीज नहीं है। वहां तो जूस लेना है, जूस लेना है, फिर आपको 20 घंटे तक कुछ नहीं लेना है। उसके बाद कुछ फल वगैरह आप ले सकते हैं। नींबू पानी लेने के बाद भी 1-1.5 घंटे तक कुछ नहीं लेना चाहिए। ये मतलब ये, इससे क्योंकि उसकी जो पाचन है, उसकी जो व्यवस्था के बाद आगे हम इस समस्या। ओके, हम्म हाँ ठीक है भैया, आवाज आ रही है सभी को? हम्म ओके। हाँ आप लोग अपना अनम्यूट कर लें। हाँ, तो रसार में अब क्या है कि थोड़ी सी, अभी टाइम तो है क्या थोड़ा सा, 20-20 मिनट है अपने पास। हम्म एक प्रश्न और है लोगों का, जनरली सुनने को मिलता है कि जब हम संतरा मौसमी का जूस लेते हैं तो हमारा गला जाम हो जाता है, गला चौक हो जाता है, गले में खराश हो जाती है। ये बात सही भी है, होती भी है। उसका कारण क्या है कि जो गले में और हमारे फेफड़ों में जो कफ जमा हुआ है, इनके लेते ही ये सब बाहर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो उस समय जो कफ वहां से जो हटता है, वहां मुझे ऐसा लगता है कुछ खराश हो रही है। हालांकि ये 1 घंटे 1.5 घंटे बाद ठीक हो जाता है ऑटोमेटिकली थोड़ा सा, लेकिन लोगों को लगता है अरे ये तो बहुत बड़ा जुकाम हो जाएगी, बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी, और घबरा करके कुछ तो भी उल्टा सीधा करने लगते हैं। तो ये हमेशा विचार करना चाहिए जब भी हम रसाहार लें, तो इन साइड इफेक्ट तो नहीं कहेंगे हम, इन उघाड़ों के लिए हम हमेशा तैयार हैं। अब एक बात यह है कि जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है, यानी हार्ट की प्रॉब्लम जहाँ बताई गई है, उनके लिए दो चीजों का जो
जूस है बहुत लाभदायक है। उसका लेने का तरीका भी यही है कि सुबह खाली पेट नाश्ते के समय या तो लौकी का जूस लें और या कुम्हेड़े का। कुम्हेड़ा जो होता है, जो गोल सा फल आता है और जिससे कि फैक्ट्रियों में पेठा बनाया जाता है, उसको जो है कुम्हेड़ा बोलते हैं सफेद हमारे से। यहाँ की भाषा में। हाँ, सफेद कद्दू भी बोलते हैं उसको भाई। इसका गुड़ उसके जूस नियमित आप देंगे उनको। हाँ, ये कुम्हेड़े का और लौकी का जूस, ये दोनों जो है ये बहुत ही लाभकारी है इसके लिए। ये मैंने प्रैक्टिकल खुद किया है, अन्य लोगों से भी पता किया है। और इसके साथ में थोड़ा सा भोजन का भी यदि अपन डाइट प्लान करें तो उसको। आवाज नहीं आ रही है आपकी। ताऊ जी। ताऊ जी आवाज नहीं आ रही है। चलती है। अंकल जी, मैं ये जानना चाह रही थी कि कोई फोल्डर बना देते। वीडियो बिल्कुल भी नहीं मिलती है, ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। अरे वो दीपक भैया से बोला था हमने कि बना देंगे, वो भी जानबूझ गए, मैं जो भी भूल। पोस्ट चलो है मैं अभी आज फिर जैन उनको। पोस्ट पे, वो कोई सुन ही नहीं रहा है, पता नहीं कौन बैठा हुआ है ये। वो दीपक जी है, दीपक जी वहाँ के पिपरिया के दीपक जी है, वही इसको मैनेज कर रहे हैं आजकल। मैं उनको आज फिर से व्यक्तिगत फोन करके बोलता हूँ उनको। हाँ, या तो आप बोल दो अंकल जी, नहीं तो नंबर दे देना, मैं बता चलो, दूंगी कैसे फोल्डर में डाल दे उनको। फिर तब आप आपकी चर्चा बंद कर लो थोड़ा सा। हम समय अपने पास कम है, मैटर काफी रखा हुआ है मेरे पास। देखिए, सावधानियां बहुत जरूरी, बिना सावधानियां के हमें गड़बड़ करने की संभावना रहती है। नंबर सबसे पहले एक ये है कि हम कभी भी जो है एक दूसरे के फलों रसों को न मिलाएं। जैसे हमें संतरे का रस पीना है तो संतरे संतरे का रस लें, उसमें मौसमी या किसी और अनार वगैरह का कोई मिक्स न करें। भले क्वांटिटी कम हो कोई बात नहीं, पानी मिलाया जा सकता है सिर्फ, यदि मिलाना है तो। और नहीं तो किसी को कंबाइन नहीं करें। इसी तरह से संतरे में कभी भी को ताऊ जी आवाज नहीं आ रही है। वो क्यों यहाँ से नहीं कर सकते? तो टच करो। हाँ, ओके। एक तो इसमें अन्य रसों को न मिलाएं। एक फल एक बार में एक फल का ही रस लें। अब मान लो 2 घंटे बाद मान लो दोबारा रस लेना है, 3 घंटे बाद दोबारा रस सेवन करना है, तो फिर दूसरे फल का ले सकते हो, लेकिन एक साथ में दोनों का न लें। दूसरी बात, इसमें शक्कर, नमक, गुड़, कोई मसाले याद बिल्कुल कुछ भी नहीं डालना चाहिए। मिलाने के लिए कुछ है तो उसमें सिर्फ जल आप मिला सकते हो, शुद्ध जल जो भी हो। रस को हमेशा कभी भी फ्रीज में नहीं रखें, उसी समय निकालें, हाल क्या हाल उसको सेवन करें।
यानी जब रस पीना है उसी समय फलों का रस निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने सुबह निकाल के रख दिया शाम तक, अब बार बार कौन निकालेगा, उसमें फ्रिज में से निकाला पी लिया, वो रस उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है उस रस का, और उसमें मिनरल्स और उनकी काफी हानियां हो जाती हैं, इसलिए उनका उतना उपयोगी नहीं रहता है। हेलो, गर्मियों में लोग आज ठंडा करने के लिए उसमें बर्फ मिला लेते हैं बहुत से लोग, वो भी गलत है। बर्फ कभी भूल के भी नहीं मिलाएं, और रस ताजा ही पिए, कभी भी फ्रीज में रख करके ठंडा करके रस को नहीं पीना चाहिए। हम्म, ये थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो रहा है अभी। मैं अब अगली मीटिंग में देखूंगा क्या है। ताऊ जी पानी भी। रसों रसों को कभी भी जो है मिलाए नहीं, और ताजी रस ही पिए, जिन्हें उसको जो है फ्रिज में रख के कभी ना पिए। उसके साथ में जो है भोजन के साथ में रस कभी नहीं पिए। जब रस पीना है उस समय भोजन न करें, भोजन उसके कम से कम 2-2.5 घंटे बाद भोजन करना चाहिए रस आहार के बाद। नमक मसाला न मिलाएं, वो बता दिया मैंने। रस को धीरे धीरे स्वाद लेकर के पिए, ऐसा नहीं एकदम गट गट कर गए। सबसे अच्छा तरीका है कि रस को पीने के लिए हम चम्मच का इस्तेमाल करें, थोड़ी थोड़ी चम्मच से लेकर के पीते रहें। और नहीं तो जो अंग्रेजों का एक तरीका है पीने का ना, वो एस्ट्रो होता है, क्या एस्ट्रो पाइप होता है जो, आजकल तो प्लास्टिक का पाइप सरकार ने बैन कर दिया है, फिर भी बाजार में चल ही रहे हैं, कौन मानता सरकार की। तो उस पाइप से पी सकते हैं आप रस। उसमें थोड़ा थोड़ा पानी जितना खींचोगे उतना मुंह में जाएगा, फिर वो मुंह में घूमेगा, फिर अंदर जाएगा। रसों को एल्युमिनियम या प्लास्टिक के बर्तनों में न रखें। और एक बहुत बड़ी भ्रांति है रसों के बारे में, वो मैं आपको यहाँ बहुत आवश्यक तौर से बताना चाहता हूँ। खासकर हमारी जो महिलाएं हैं, चलिए वाईफाई डिस्टर्ब कर रही थी, मैंने बंद कर दी, अब देखते हैं। रसों को एल्युमिनियम और प्लास्टिक के बर्तनों में नहीं रखें। इसके साथ ही एक बहुत ही आवश्यक बात है, वो ये बताना चाहता हूँ। खासकर सर्दियों के दिनों में लोग बागों की ये ऐसी मान्यता रहती है कि रस को थोड़ा गर्म कर लेंगे तो वो ठंडा नहीं करेगी, उससे हमारी ठंडक बच जाएगी। वो ठंडा करती है। पहले तो यही भ्रांति है बहुत बड़ी कि रस जो है ठंडा करती है, बहुत बड़ी भ्रांति है हमारी। और इस भ्रांति को जो है, एक मिनट, अरे इधर से आ जा भैया, इधर से। मैं आ जा भाई, बोलो बात तो वाली क्या सब चालू हो गया। अभी क्लास चल रही है थोड़ी सी, और रह गए 10-15 मिनट। आ जाओ, डिवाइस परेशान कर रही थी। हाँ, ये रसाहार, ये बहुत बड़ी भ्रांति है कि उसको थोड़ा गर्म कर लो।
गर्म जरा भी यदि आप उस रस को, पहले तो रस कभी भी ठंडा करते नहीं है, यानी जिसको कहते हैं कोल्ड, या जिसको अपन कहते हैं जुकाम, सर्दी जुकाम कोल्ड, कई एक नामों से उस बीमारी को जाना जाता है, और हम तो कहते हैं बीमारी है ही नहीं है वो। उसमें जो है पहले तो ये रस करता ही नहीं, कोल्ड करता ही नहीं, ठंडा करता ही नहीं है। और उसको गर्म करके, उसको विकसित करके, उसके विटामिन जला करके हम उसको गर्म कर लेते हैं। ये कभी भूल के भी नहीं करना चाहिए। जैसा मौसम है, जिस मौसम में जैसा रस उस फल से निकले, वैसा ही, ना तो उसको ठंडा करना चाहिए ना उसको गर्म करना, वैसा ही उसका उपयोग सही रहता है। ठीक है। दाल की क्वांटिटी कितनी लेनी है? हाँ, क्वांटिटी कितनी लेनी है? जैसे मौसमी का जूस निकालो तो 3 मौसमी का, 4 मौसमी का, कितने का लेना चाहिए? और सफेद पेठे का जूस लो तो वो कितना, मतलब हम कितना वो ले उसका जूस निकालने के लिए, पानी कितना क्वांटिटी में डल देता है उसके अंदर जूस निकालने के में? देखिए क्वांटिटी की कोई ऐसी सीमा नहीं है। आवश्यकता अनुसार 250 ml, 300 ml, 400 ml, और हम जैसा आगे हमारे भोजन की प्लानिंग है उस हिसाब से लेना। मान लो किसी को पूरे दिन रसार पे रहना है, तो दिन भर में उसको 1-1.5 लीटर 2 लीटर रस लग जाएगा। बार बार 250-300, एक बार में 250-300 ml लेकर के 3-4 बार लेना पड़ेगा। और जिसको सिर्फ 24 घंटे में एक बार ही लेना है, उसको यदि उसकी शारीरिक स्थिति कैसी है इसके ऊपर भी निर्भर करता है। किसी को 150 ml ही बताते, किसी को 300 ml बता देते हैं। और वो किस तरह का रोग है इस पर भी निर्भर करता है। ये क्वांटिटी रोग रोग पर भी निर्भर करता है, कौन सा देना है ये भी उसी पर निर्भर करता है। और फिर सबसे बड़ी बात होती है उस जो स्वास्थ्य साधक है जो इसको यूज कर रहा है उसकी मानसिकता कैसी है। फिर उसकी मानसिकता ये है कि ये मर जाएंगे हम तो, ठंड हो जाएगी, हमारा गला चौक हो जाएगा, उसको मन नहीं देना चाहिए। उसको फिर गर्म पानी पिलाना चाहिए उस ऐसे जीव को जिसकी मानसिकता नहीं है। सबसे पहले प्राकृतिक चिकित्सा करने के लिए शुरू में ही मैंने बताया था कि मानसिक तैयारी अति आवश्यक है। फिर उसके बगैर हम प्राकृतिक चिकित्सक नहीं बन सकते, न प्राकृतिक चिकित्सक कर सकते। अब अपने पास थोड़ा सा समय जो शेष रहा है, 5-7-10 मिनट का, उसमें जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो कल भी मैं उसको नहीं बता पाया था। कल भी जिस लोगों ने कहा था मेरे से कि आप थोड़ा इसकी डाइट चार्ट बता दें, आज मैं, आप चाहो तो नोट कर लो, या आवाज आप रिकॉर्ड करना चाहे तो रिकॉर्ड कर लें। एक सामान्य मनुष्य की दिनचर्या के बारे में हम अभी ये 5-7 मिनट चर्चा करेंगे। सुबह से लेके शाम तक हमारी कैसी दिनचर्या, हमें क्या कब लेना चाहिए, और ये उम्र, इसमें मैं जो चर्चा करूंगा अभी आपको वो 35 साल की उम्र से लेकर के और 50-60 साल, 65 साल तक के लोगों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है, और यंगस्टरों के लिए भी नहीं। उनके लिए चार्ट अलग रहेगा, व्यक्ति के विशेष के साथ अलग रहता है। इसमें भी परिवर्तन हो सकता है, शरीर की संगठन या आपका इम्यूनिटी पावर कैसा है, ऐसा भी जो मैं अभी डाइट चार्ट बता रहा हूँ एक जनरल बता रहा हूँ आपको। व्यक्ति का अलग हो सकता है, होता है, अलग हो सकता नहीं, होता ही है। सुबह हमें हर हालत में सूर्योदय से पूर्व घंटे आध घंटे जग जाना चाहिए। सबसे पहले हमें अपने बिस्तरों को, उनको झाड़ करके, उनको तय करके अलग रख देना चाहिए। क्योंकि रात भर में जो भी हमने सहन किया है हमारे शरीर की गर्मी से, ठंडी से, उसमें बहुत सारे जीव उत्पन्न होते हैं।
उनको हमने चदरे को चाल दिया, बिस्तर को बंद कर दिया, तो उन जीवों की उत्पत्ति रुक जाती है और वो हमारे जो है प्रमाद का कारण नहीं बनती। उसके बाद यदि हमको फ्रेश होने जाना है, फ्रेश होने जाए, नहीं जा रहे उस समय फ्रेश होने, हाथ मुंह धो करके स्वाध्याय, विनती, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, सामायिक आदि जो भी आपके आस्था जिसके आप समझे या आपके जो नियम में बने, वो अवश्य ही करना चाहिए। फ्रेश होने के बाद शारीरिक श्रम जरूर बहुत आवश्यक है। भले ही 60-65 साल के हैं, फिर भी टहलना, झाड़ू पोछा करना घर का, या जो है कुछ योगासन वगैरह करना, ये अति आवश्यक है। शारीरिक श्रम आवश्यक है सुबह, भले ही 15 मिनट करिए, आधे घंटे करिए, कुछ भी करिए, जरूर करिए। ये 2 बातें 3 हो गई। अब फ्रेश होकर के या फ्रेश होने से पहले या बाद को हमें सूर्योदय के बाद 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास जल का सेवन अवश्य करना चाहिए। और उस जल का भी नियम यही है कि बैठ करके धीमे धीमे घूट घूट लेकर के पिए, और सर्वोत्तम उसमें आप उसमें 1 नींबू का रस मिला लें। ये आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए 24 घंटे के लिए आपको विटामिन सी का काम हो गया आपको। फिर आप संतरे मौसमी का रस मिले नहीं मिले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। ताऊ जी, ये जिनको मैं एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है वो भी नींबू का रस मिला के पी सकते हैं। भाई, नींबू के रस में एसिडिटी होने की कोई कारण है ही नहीं। वो एसिडिटी को ठीक करता है। वो शरीर में जाकर के एसिड नहीं बनाता है नींबू का रस। लेकिन नींबू का रस यदि आप शक्कर के साथ लेंगे, नींबू का रस आप नमक के साथ लेंगे और किसी के साथ लेंगे, तो वो आपको एसिडिटी बनाए बिना रहेगा नहीं। वो निश्चित तौर पर आपको एसिडिटी बनाएगा। सिर्फ नींबू लेंगे तो कभी एसिडिटी नहीं होगी उससे। ठीक है, आप जी ताऊ जी। बिल्कुल चिंता नहीं कर हमारी बात को आप। हमारा ये सब प्रयोग किए हुए सब चीज है, ये बता रहा हूँ मैं, कोई किताबी ज्ञान से नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद जिसका जैसा मंदिर में पूजा पाठ आदि जो भी अपनी क्रिया स्वाध्याय वगैरह जैसा जो करते हैं, करने के बाद नाश्ते में सिर्फ फल और सब्जियों के सूप आदि का ही इस्तेमाल करें। कभी भी किसी भी तरह के अन्न का इस्तेमाल नहीं करें। हाँ, यदि अन्न आपको लेना ही है तो चनो एक 20-25 चने पानी में भिगो दें शाम को। सुबह जब वो फूल जाए और उसके साथ में 20-25 किशमिश दोनों मिला के आप चबा चबा के बारीक बिल्कुल डाइल्यूट करके आप ले सकते हो उनको। ठीक है, ये नाश्ता हुआ। नहीं तो नाश्ते में आप जूस लीजिए, सूप लीजिए, फल लीजिए, लेकिन मिलाए नहीं एक दूसरे को। ये नहीं साहब वो। और यदि नहीं भी नाश्ता लें तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उनको नाश्ते वाले भी इतना हल्का नाश्ता करें तो उनको 1 घंटे बाद जो है भूख लगनी चाहिए। और भोजन का समय 9:30 से लेकर के 12 बजे तक होना चाहिए। 2 बजे तक के लिए भोजन के लिए नहीं रुकना चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत नियम है जो लोग 2, ढाई, 3 बजे लंच लेते हैं। लंच का टाइम हमारा जो है 9:30 बजे स्टार्ट हो जाता है, और उससे लेकर के अपन 11:30 तक कभी भी लंच ले सकते हैं। लंच में कोशिश करें इस उम्र के लोग
एक या दो रोटी और फल सब्जियां। दालें बिल्कुल बंद कर दें। रेयर कभी कभार है तो छिलके वाली कोई दाल ले सकते हैं। दाल की जगह आप कोई कठोट जिन्हें बोलते हैं, मतलब साबुत अनाज होता ना, जैसे मूंग है, चने हैं, रमास वगैरह है, आप इनकी भी सब्जियां बना करके ले सकते हैं। लेकिन बिना छिलके की दाल को तो कतई बिल्कुल भी कभी भी नहीं लें। और कभी ऐसा बाई पे मौका लग भी जाए तो उसमें टमाटर, अन्य सब्जियां अधिक मात्रा में मिलें। रोटी की भी एक तरीका बहुत अच्छा है कि हम गेहूं के अलावा दूसरा खाते नहीं है, तो उसमें भी आप कुछ सब्जियां आप पीस करके या उसको किस करके मिला करके रोटी में अन्न की क्वांटिटी अपन कम कर सकते हैं और रोटी भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे यह है कि रोटी खाना है तो गेहूं को छोड़ करके अन्य जो मिलेट्स आते हैं, अब मैं पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस इतना ही है, मिलेट्स में आप भोजन कर सकते हैं मिलेट्स की रोटी में। दोपहर में यदि आस्था लगती है तो जल का सेवन करें, नींबू पानी का सेवन करें, फलों की रसों का सेवन करें, सब्जियों के रसों का सेवन करें, सूप का सेवन करें। यानी ये सारे अल्टर आपको, ये सारी चीजें आपको आपके पसंद के ऊपर रखी गई है। या देसी गुड़ मिलता है तो उसके शरबत का इस्तेमाल करें। नींबू के साथ गुड़ का शरबत भी ले सकते हैं। गन्ने का रस मिल जाए या गन्ना चूस लें जिनके दांत सही है। अब दांत नहीं वो तो कहाँ से चूस पाएंगे, उनसे जूस ही लेंगे। लेकिन ये जूस, ये भोजन करने की क्रिया जैसी बताइए, धीमे धीमे लें, जबरदस्ती जल्दी न करें, भागा दौड़ी का काम नहीं है। ताऊ जी, फ्रूट को हम दोपहर या शाम को ले सकते हैं क्या? हाँ, आगे आ रहे हैं, अभी तो शाम की बात बता रहा हूँ मैं आपको। शाम को भोजन में अन्न बिल्कुल नहीं लें, सब्जियां लें या फ्रूट्स लें। ये भ्रांति बहुत बड़ी है कि शाम को फ्रूट्स नहीं लेना चाहिए, ये हमको सर्दी जुकाम कर जाएंगे। वास्तव में ये भी बहुत बड़ी भ्रांति है लोगों को, इसको भी भूल जाना चाहिए। शाम को तो लेना ही चाहिए फ्रूट्स और या जूस, शाम को तो लेना ही नहीं चाहिए। देखिए, जिन लोगों को खासतौर से रात्रि में पानी का भी त्याग होता है बहुत से लोग और यहाँ बैठे होंगे हमारे बीच में, आज अभी होंगे इस मीटिंग में भी, जिनको कि रात्रि को पानी का भी त्याग है। यदि वो पूड़ी, पराठे, रोटी, खिचड़ी आदि लेंगे तो रात को पानी की उनको जरूरत पड़ जाएगी। और यदि वो शाम को फल सब्जियां लेंगे तो उनको प्यास ही नहीं लगेगी फिर रात को, तो उनकी पानी की पूर्ति हो जाती है फल सब्जियों से। इसलिए, और फिर रात्रि में कुछ भी न लेकर के मात्र स्वाध्याय याद करके 9 और 9:30 के बीच में हमें लेट जाना चाहिए और सो जाना चाहिए। यदि किसी तरह की कोई विकृति पैदा होती है उसके लिए देखना चाहिए, उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था बन जाए तो प्राकृतिक उपचार ही करते रहना चाहिए। ये नहीं कि हम फिर जो है नींद नींद नहीं आ रही तो नींद की गोली खाएं। आप नींद नहीं आ रही, मेरा तो अपना प्रैक्टिकल अनुभव है, आप कोई भी जिनवाणी आप विराजमान कर लीजिए और जिनवाणी माँ की गोद में बहुत जल्दी नींद आ जाती है। जैसे ही आप 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे पढ़ेंगे आपको झपकी आने लगेगी, फिर आप थोड़ा आराम से सर डायबिटीज के लिए क्या ताऊ ले जी, सकते हैं जूस? डायबिटीज के लिए जूस क्या ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हो जूस, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें जो है डाइट को फॉलो करना पड़ेगा उसके साथ में। कौन सा जूस जूस अच्छा पानी, रहेगा? कौन सा जूस अच्छा रहेगा डायबिटीज के लिए? सभी जूस ठीक रहेंगे, कोई जूस खराब नहीं है। संतरा ले लो, मौसमी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, अनार का ले लो। करेले का ताऊ जूस जी, ले सकते हैं?
करेला का तो सर्वोत्तम होता ही है। करेले के साथ आंवला मिला के लेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, वो सब्जियां हैं वो आप मिला सकते हैं। करेले सब्जियों का मैंने बताया ना, सब्जियों का आप मिक्स कर सकते हैं, फलों का मिक्स नहीं करना चाहिए। अच्छा, और करेले इसके के साथ आप बीच में खाने का गैप ककड़ी कितना मिला रहेगा लेंगे। जूस लेने के बाद? जूस लेने के बाद कम से कम मैंने बताया था कि आपको 1.5 या 2 घंटे, जी मिनिमम डेढ़ शुक्रिया। घंटे का तो आप रुकनी चाहिए, भोजन नहीं लेना सुबह चाहिए। सुबह पानी गर्म लेना चाहिए या ठंडा? क्या चीज? सुबह पानी लेते हैं नींबू पानी, तो गर्म पानी में लेना चाहिए या ठंडे पानी में? न गर्म लेना चाहिए न ठंडे पानी में लेना चाहिए। शरीर के टेम्परेचर के बराबर पानी हो बस पर्याप्त। मतलब अंडे का पानी? हाँ, बस। हमेशा प्रयास करें कि हम 35-40 डिग्री से लेकर के 42-43 डिग्री का पानी पिए। इससे ज्यादा का न गर्म पिए न ठंडा, क्योंकि साहब जी, पूरे दिन भर अगर जूस लेना हो तो किस तरह से लेंगे? पूरे दिन भर का जूस पे रहना हो तो किस किस टाइप के जूस ले सकते हैं और किस तरह से ले सकते हैं? आप सुबह धीमे धीमे, हमेशा जूस को, ये तो पहले ही कह चुका हूँ, आप धीमे पानी पीते हैं उसके बाद अगर लौकी का जूस पीना है तो उसमें कितना समय अंतराल रखना चाहिए? 1 घंटे का अंतर, 1 घंटे का मिनिमम, 1 घंटे का अंतर। अच्छा, फिर फल खाना हो गर्म तो फिर पानी और से 1 घंटे बाद फल खाएं? नहीं, फिर फल क्यों खाना? जब जूस ले लिया फिर फल की जरूरत ही नहीं है फिर। अच्छा अच्छा, एक ही चीज ले लें काम चल जाएगा। और आपका नाश्ता हो गया जूस से, बस बात खत्म हुई। अच्छा अच्छा, और जैसे जो भाई, थायराइड वाले धनिया का। अधिक 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 भारारोपण ये हमारे लिए नुकसानदायक है। अच्छा, हाँ, और जैसे धनिया का पानी पिया है तो उसमें भी समय अंतराल रखें? सुबह धनिया का पानी ले लिया थायराइड वाले, फिर उसके बाद हाँ, नींबू आधे पानी घंटे कितनी देर में पिए? में धनिए के पानी के साथ में नींबू डाल के ले सकते हो, उसी पानी में अच्छा नींबू निचोड़ लो। अच्छा अच्छा, हाँ तो वो ये सही रहेगा। कॉम्बिनेशन गलत नहीं है, वो सीधा है कॉम्बिनेशन। अच्छा अच्छा, ठीक है। पंडित साहब और कोई प्रश्न? हाँ, बताएं। पंडित साहब, मेरा ये पूछना था, जैसे फलों का रस ज्यादा फायदा करता है कि फल ऐसे खाना ज्यादा फायदा करते हैं? दोनों ही बात तो अपनी अपनी विशेषता है। जहाँ हमको अधिक ऊर्जा की जरूरत है, अधिक हमें विटामिन चाहिए शरीर के लिए, वहाँ हमें रसों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जहाँ हमको जो है फाइबर की ज्यादा जरूरत है, वो हमें फलों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए अब हम रसाहार पे रह रहे हैं पूरे दिन, हमें आज अन्न नहीं खाना है, तो हमें उस समय ज्यादा विटामिन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें अन्न से आने वाले विटामिन और उनसे तो अब बंद हो गए हम। उस स्थिति में यदि हम फल खाने बैठेंगे, मान लो मौसमी खाने बैठे, तो ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 मौसमी खाने के बाद वो थक जाएगा, तो फिर वो पूरी क्वांटिटी हमारे शरीर में नहीं जाएगी। तो उस स्थिति में हमें 5-7 मौसमी का रस निकाल के 250-300 ml रस ले लेना चाहिए। और जहाँ हमें सिर्फ जो है बनने की, अभी तो हम सिर्फ नाश्ता कर रहे हैं, वहाँ फल ले लीजिए, वहाँ रस मत लीजिए आप। वहाँ फिर आप 2 घंटे 3 घंटे बाद आपको भोजन लेना है, तो इसके ऊपर निर्भर करता है। अब जिसको, अब जैसे किसी को मान लो फीवर आ गया है, उसको सिर्फ रफ्तार पे रखना है और कुछ नहीं देना है उसको, तो फिर उसको रस ही देना पड़ेगा, फल से उसका काम नहीं चल पाएगा। क्वांटिटी पहुंचनी चाहिए ना पेट में फिर उतनी। अब मान लो जैसे किसी को शरीर में अल्सर हुआ है, यानी आंतों में छाले हो गए, ठीक है ना, उस स्थिति में हम फाइबर नहीं दे पाएंगे, तो फाइबर में उसको आंतों में फिर तकलीफ हो जाएगी, जलन शुरू हो जाएगी, आंतों में दर्द शुरू हो जाएगा। वो हमें रसाहारी रखना पड़ेगा उसको।
उस रोगी को रसाहार से ही रखना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है अच्छा अदरवाइज। पंडित, मेरा एक क्वेश्चन और था, जिससे कि वीक में क्या 1 डे फलों का आहार लेना ज्यादा बेस्ट रहता है? हाँ, एक दिन आप जो है अन्न को त्याग कर दीजिए, बाकी के फल सब्जियां ले लीजिए एक दिन। ओके। ये आपका पूरे 6 दिन का जो है उसको मेंटेन कर लेगा एक दिन में। ये स्वस्थ व्यक्तियों के लिए है जो बीमार नहीं है, उनके रूटीन में ऐसा होना चाहिए, हफ्ते में एक दिन उनको अन्न का निषेध कर देना। ताऊ जी, चीकू और फ्रूट है तो उसके अंदर दूध मिला के स्मूदी बना सकते हैं? जी नहीं, दूध का कहीं कोई काम नहीं है। उसमें तो आप अंकल जी, नारियल का दूध मिला के बना लीजिए आप। ओके। तो जो एक दिन में हमें खाली फलहार करने हैं, उसमें कौन कौन से फल का वो लेना चाहिए, कौन कौन से जूस पीने वो चाहिए? उस मौसम में जो फल आपको फ्रेश आ रहे हैं उनको ले लेना चाहिए, कोई किसी तरह की रोक नहीं है, और जिनको आपको त्याग नहीं है उनको ले लेना चाहिए। तो ठीक। दूध ले सकते हैं उसमें? नहीं, दूध लोगे तो वो फलाहार में नहीं माना जाएगा, वो डाइट हो जाएगी आपकी। 6 घंटे में पाचन होगा उसका दूध। और दूध के साथ तो किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन गलत ही है, चाहे फल हो चाहे ड्राई फ्रूट हो चाहे ये मैंगो शेक हो, ये कुछ भी हो, ये तो सब गलत। आपको मैंगो शेक बनाना है, बहुत बढ़िया है, आप नारियल के दूध का बना लीजिए मैंगो शेक। तो लोग क्या डेट्स का बनाते हैं, डेट्स डाल के दूध तैयार करेंगे और हड्डियों के लिए मजबूती है कहते कौन हैं। सा डेट्स, खजूर डाल के दूध तैयार करते हैं लोग कौन सा दूध? गाय भैंस नारियल का? का नहीं, साधारण दूध में लोग खजूर, लाइक मेरे नानी दादी वगैरह बहुत यूज करते करते हैं, थे। जो करते हैं वो तो वो जाने। अपने यहाँ दूध का कोई रोल नहीं है बिल्कुल भी प्राकृतिक काम है वो। चाहे खजूर डाल दीजिए चाहे कुछ डाल दीजिए, उसका 6 घंटे का पीरियड है तो है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये WHO की रिपोर्ट के अनुसार, और ये जो आधुनिक विज्ञान है इसका अपने का, ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, उसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। दूध का पीरियड 6 घंटे का हजम करने का है, छाछ का 3 घंटे का पीरियड है। पर वो पौष्टिक रहता है कि नहीं दूध में खजूर डाल के पीने से? आप यदि 10 किलोमीटर दौड़ लगा लो, आप 1 लीटर दूध और 100 ग्राम खजूर ले लीजिए, नुकसान नहीं करेंगे आपको। आप 200 दंड बैठक लगा लो, आपको आप ले लीजिए 2 किलो दूध, 1 किलो दूध ले लीजिए, नुकसान नहीं करेगा आपको। ये शरीर की मेहनत के ऊपर निर्भर करता है, आप कितनी मेहनत करते हो। जी, ताऊ जी, घर में बर्तन मांजने के लिए तो बाई बैठी हुई है, झाड़ू पोछा के लिए बाई लगी हुई है, और हम दूध पिए और वो खाएं तो वो तो पेट तो बढ़ेगा ही, फिर तो क्या है, और कुछ थोड़ी होगा। ताऊ जय जी, जिनेंद्र साहब। चलिए जिन लोगों मैं तो को ताऊ प्रॉब्लम रहता है, जिन लोगों को एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है, उनको बोलते हैं कि ठंडा दूध आप थोड़ा ले लीजिए उसको ठीक करने के लिए, तो वो फिर नहीं वो लेना चाहिए? उनसे भैया वो उनसे चर्चा कर लो ताऊ और जी, पी के देख लेना आपको कितना लाभ होगा उससे। वो वो तो ऐसे मान के चलिए जैसे कि जो है अग्नि जल रही है तो उसमें आपने बहुत सारा घी डाल दिया, तो थोड़ी देर के लिए वो अग्नि दब जाएगी, घी में लगेगा क्या बुझ गई, बुझ गई है, थोड़ी देर बाद फिर वो एकदम बहुत तेजी से जलेगी। तो वही ठंडा दूध यही काम करता है। वहाँ जो एसिड इकट्ठा हो गया वो निकला तो है नहीं है, और उस पर आपने ठंडा दूध डाल दिया तो कुछ देर के लिए लगेगा कि हम ठीक हो गए हैं, और उसके बाद फिर वही उल्टियाँ, डकारें आना, फिर खट्टी डकारें होना, वो दूध पचेगा तो है नहीं इतनी जल्दी।
तो खुद से दूध उसको ही सड़ने लगेगा खुद, और एसिडिटी बढ़ेगी। ये प्रैक्टिकल ताऊ अनुभव मेरा। ताऊ जी, जी, फिर पेट में जलन होने पर क्या करे? बच्चों को भी होती है पेट में जलन, तो क्या देवे उनको? बता तो दिया, इतनी देर से क्या बता रहे हैं हम। नहीं, रात के टाइम में बच्चे जब सोते समय कहते हैं कि मम्मी पेट में जल रहा है, तो फिर उस समय क्या दिया जाए उसमें? जूस दे दो कोई भी, ठीक है। ओके। हाँ जी, हाँ, ओके। ताऊ जी डायबिटीज वाले का क्या देना चाहिए? डायबिटीज वालों को डाइट उनको बता दो, ये डाइट ये भी इससे कंट्रोल हो जाएगी जो मैंने बताया उसमें। हेलो। नहीं मीठा, नहीं मीठा बिल्कुल बंद कर दो, मीठा कुछ नहीं देना है अपने को। हाँ। यही 2 रोटी सुबह दो, और मिलेट्स की रोटी दो, और फल सब्जियां दो। ऐसे शाम को फल सब्जियां दो उनको, बस डायबिटीज ठीक हो जाएगी। और चाहो तो उसमें बूस्टर बूस्टर देना है तो गिलोय और चिरायते का काढ़ा दे दो। क्या ताऊ जी समझ में नहीं आया? गिलोय और चिरायता दो, एक वो आती है दवाइयाँ, गिलोय और हाँ, चिरायता, तो इनको उसको कैसे दोनों के देना है? ये इन दोनों का पाउडर मिला के 1 चम्मच जो है, अ, 1 गिलास पानी में, आधे गिलास पानी में उबाल के जब 1/4 रह जाए तो उसको छान के दे दो, सुबह वैसे ही शाम को। लेकिन जीभ पे कंट्रोल करना पड़ेगा उनको। जो जिसको डायबिटीज होती है वो मीठा ज्यादा खाने का प्रयास करता है, और उल्टा काम और करने लगता है वो। अरे 1 गोली और खा लें, क्या फर्क है, अभी तो मीठा खा ले, रसगुल्ले अभी तो खा ही ले। वो देखना पड़ेगा आपको। ताऊ जी डायबिटीज वाले बोलते हैं गुड़ से शुगर कम, मतलब गुड़ में कम रहती है शक्कर से ज्यादा, तो गुड़ ले सकते हैं उसमें? हर किसी को नहीं बता सकता हूँ मैं। जिसकी कंट्रोल हो गई हो उसको गुड़ अलाउ करेंगे, ऐसे नहीं करते गुड़ अलाउ। डायबिटीज 400 हो रही है, गुड़ और खिला दो उसको। उसको जूस भी नहीं देंगे 400 वाले को। भाई व्यक्ति व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, हर जगह थोड़ी कर देंगे उसको। उसको तो कहेंगे सब्जियों का जूस लो, तो फलों का मत लो। 400 500 हो रही है, वो उसके निर्भर करता है, हर एक अपने हिसाब से। ठीक है, अभी अपना समय तो काफी आप लोगों का हमने ले लिया है, और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ताऊ जी एक क्वेश्चन और था। हाँ बता। ताऊ जी फैटी लीवर के लिए कैसा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए? अभी जो बताया है वो फैटी लीवर के लिए बहुत सर्वोत्तम डाइट है। बस उसमें से आप जो जो 2 रोटी देने की बात कर रहे हैं वो मत दो। एक एक 15 दिन में आपका फैटी लीवर सही हो जाएगा, गारंटी। भाई जी प्रोटीन बिल्कुल बंद कर दोगे, उसके बाद कोई फैटी लीवर ठीक। क्योंकि प्रोटीन से लीवर को ज्यादा काम करना पड़ता है, प्रोटीन जाएगा तो एंजाइम तो बनाएगा ही वो अपने आप। अगर हाँ 15 दिन ताऊ जी सूप सब्जी सलाद पर रहे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा फैटी लीवर वाला बंदा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा फैटी लीवर। फैटी जी लीवर का जी नाम ही नहीं रहेगा। जी। हाँ, आप 15 दिन या तो सूप सलाद पे रह गए ना, फलों पे, रसार फलार रसार, फैटी लीवर नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी। और दवाइयां खाते रहोगे तो जिंदगी भर फैटी लीवर बना रहेगा आपको। क्योंकि वो क्या बता दें हम, वो जो डॉक्टर लोग हैं वो आपके फैट को खा जाते हैं और फैट छोड़ देते हैं, लीवर को खा जाते हैं वो, दे दे दवाई। ताऊ ताऊ जी जलन रहती है बाथरूम में तो क्या करना चाहिए? बाथरूम में जलन होती है तो? आप डाइट चेंज करो, फिर नहीं रहेगी जलन बेबी बाथरूम में। देखो, कैसे? एक बात मैं बता दूंगा आपको। अंकल हाँ। जी एक अंकल बात जी। जान लो, मैं शुरू 1 मिनट में सबका उत्तर एक साथ दे रहा हूँ। जी जी। मैंने पहले भी कहा, प्राकृतिक चिकित्सा पूरे शरीर की जाती है, रोग विशेष की नहीं होती है।
ठीक। इसलिए अलग अलग कोई यहाँ नहीं है, इसके लिए ये गोली, इसके लिए ये टैबलेट, इसके लिए ये चूरन, ऐसा कुछ नहीं है। हम डाइट चेंज करेंगे, सारी बीमारियां अपने आप भगती नजर आएंगी, कोई भी नहीं रहेगी शरीर के अंदर। हम अपनी अंकल जी मैं प्रतिज्ञा करेंगे, हम हम प्रतिज्ञा करेंगे कि हम अवश्य दवाइयां नहीं खाएंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करते ही असाता कर्म का बंद जो है बहुत धीमा हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा, और उदय में आएगा तो बीमारी नहीं आएगी फिर। ठीक लेकिन हमारे अभिप्राय में तो ये पड़ा है कि अरे चलो टेबलेट खा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, तो उसको तो बीमार होना ही होना है। जी क्योंकि अंकल जी मैं आपसे ये बताना चाह रही थी, मेरा अपना खुद का अनुभव है। मुझे इन्फेक्शन हो गया था, यूरिन इन्फेक्शन। तो मैंने पेठे के जूस में गिलोय और एलोवेरा मिक्स करके पिया, तो मेरा सारा इन्फेक्शन ही खत्म हो गया। बिल्कुल सही है। गिलोय और पेठे। गिलोय और एलोवेरा दोनों ही, ये तो प्राकृतिक दवाइयां हैं, ये कोई गिलोय और दवाइयां एलोवेरा। थोड़ी। बिल्कुल ठीक, ठीक है। चलिए अब आज का सेशन अपन यही पूर्ण करते हैं। समय भी आपका बहुत दे दिया हमने। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत